Okay, in the last lecture, we had learned the first chapter of history, sources of history. And in that part, we had learned about the written sources, newspaper, press trust India. And today, we are going to learn the next part of the chapter. That is, and the point is there, postage stamps. Postage stamps. I think that you know that very well what is meant by this postage stamps. Everyone use it for the governmental work is there. If the governmental work is there, then we use the postage stamps there. No, if we send the letter nowadays, it is very rare that someone send the letter to the anyone anybody, but the postage stamps use on the letter also. Okay, then we are going to learn about the postage stamps as a source of history. How can we know the past event from the postage stamps? We are going to learn from this passage. तो इस पैसेज में पोस्टेज स्टैम्प के बारे में हम समझने वाले हैं कि पोस्टेज स्टैम्प्स की वजह से हमें पास्ट इवेंट के बारे में, हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चलता है, कैसे इंफॉर्मेशन मिलती है. ओके, देन नाउ लिसन केयरफुली और उसकी इंफॉर्मेशन भी लेते हैं पोस्टेज स्टैम्प्स के बारे में. द पोस्टेज स्टैम्प्स डोंट The postage stamps don't reveal anything on their own. Yet, the historians make them speak. There have been several changes in postage stamps since India became independent. तो postage stamps ये जो है वो अपने आप में ऐसी कोई जानकारी, बहुत सारी जानकारी वहाँ पे नहीं देते. फिर भी हिस्टोरियन जो है उन्होंने पोस्टेज स्टैम्प को एक हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन का जरिया या सोर्स किस तरह से बनाया ये हम यहाँ पे देखेंगे. ओके, या हिस्टोरियन जो है उन्होंने एक सोर्स बना लिया पोस्टेज स्टैम्प को हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन का. ओके, देन देयर हैव बीन सेवरल चेंजेस इन पोस्टेज स्टैम्प्स सिंस इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट. जैसे ही इंडिया वहाँ पे इंडिपेंडेंट हुआ तो उसके बाद पोस्टेज स्टैम्प में बहुत से सारे चेंजेस वहाँ पे आ गए. Then postage stamps reveal a lot to us about changing times due to the variety in the size of the stamps. तो किस तरह के चेंजेस वहाँ पे आ गए? तो पोस्टेज स्टैम्प्स वहाँ पे अलग अलग टाइम में अलग अलग वैरायटी में वहाँ पे आए, अलग अलग साइज में वहाँ पे आए, उनकी साइज कम ज़्यादा वहाँ पे हो गई. द नॉवेल्टी इन देयर सब्जेक्ट्स एंड कलर स्कीम्स. तो उनके कलर स्कीम्स जो है वो और उनके सब्जेक्ट उसमें कुछ नयापन वहाँ पे आ गया, नॉवेल्टी वहाँ पे आ गई. The postage department issues postage stamps on wide variety of themes like political leaders, flowers, animals, birds, an event, or silver, golden, diamond, jubilees, or century and bicentenary. देन लिसन ईयर, द पोस्टेज डिपार्टमेंट, ये जो है पोस्टेज डिपार्टमेंट उन्होंने पोस्टेज स्टैम्प्स के इश्यूज अलग अलग वैरायटी में, बहुत सारी वैरायटीज में वहाँ पे मतलब लिए हैं या बहुत सारी वैरायटीज पोस्टेज स्टैम्प की वहाँ पे बनाई है. किसने? पोस्टल डिपार्टमेंट ने. तो कौन सी वैरायटीज वहाँ पे बनाए? पॉलिटिकल लीडर्स वाले कुछ पोस्टेज स्टैम्प बनाए, कुछ फ्लावर्स वाले पोस्टेज स्टैम्प बनाए, देन एनिमल्स, बर्ड एंड इवेंट और सिल्वर, गोल्डन, डायमंड, जुबलीज. अब ये सिल्वर, गोल्डन, डायमंड, जुबलीज आपको पता होगी. व्हाट इज सिल्वर जुबली? What is silver jubilee? 25 years. It is called silver jubilee. Golden jubilee 50 years. Diamond jubilee 75 years. Diamond jubilee. And century, that means 100 year. And bicentenary means 200 years. Write down there if you don't know. आपको अगर पता नहीं है तो ये लिख सकते हो आप, है ना. 25 years, 50 years, 75 years, then 100 years century, and bicentenary it is 200 years. Okay, the next part is there, tercentenary means 300 years. 300 years of different events, अलग अलग events के इस तरह के ये पार्ट वहाँ पे बनाए गए. इट इज देयर फॉर अ वैल्यू रिपोजिटरी ऑफ हिस्ट्री. तो हिस्ट्री की रिपोजिटरी के लिए मतलब जो भी सारे मतलब हिस्ट्री ने वहाँ पे चीज़ें की या
जो भी सारा बना के रखा है उसकी एक बहुत ही वैल्यूएबल ऐसी चीज़ वहाँ पे ये पोस्टेज स्टैम्प्स बताए जाते हैं. बिफोर दैट वी आर गोइंग टू लर्न, डू यू नो हियर अबाउट द पोस्टेज स्टैम्प्स? टू मच इंफॉर्मेशन वी कैन get by this thing. Okay, do you know the Indian department, sorry, hello, the Indian government issued the Indian government issued the Jal Cooper stamp in 1977. 1977 में इंडियन गवर्नमेंट ने जाल कूपर स्टैम्प को इशू किया था. जाल कूपर स्टैम्प स्टार्ट किया था. जाल कूपर was an internationally acclaimed philatelist. Philatelist, that means philatelity means, that means an expert on subject of postage stamp. postage stamps के सब्जेक्ट में एक्सपर्ट ऐसा पर्सन है ना, स्किलफुल पर्सन ऑफ postage stamp, it is called philatelist. Then बॉर्न इन पेरिस, ये जाल कूपर जो है, देखो यहाँ पे पिक्चर बताई गई है, जाल कूपर ये पर्सन है, जाल कूपर. तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है हमें. बॉर्न इन पेरिस, हाउस होल्ड इन मुंबई. तो उनका जन्म पेरिस में हुआ और उनका घर जो है मतलब मुंबई में, वो वहाँ पे स्थिर हो गए. कूपर एडिटेड इंडियाज स्टैम्प्स जर्नल. कूपर ने इंडियाज स्टैम्प्स जर्नल को एडिट किया. He was the founder of the first philatelic bureau in India. इंडिया के philatelic bureau का फर्स्ट फाउंडर काल जाल कूपर, ये वहाँ पे रहा. Then he founded Bureau of India, an office that collected stamps. जहाँ पे मतलब स्टैम्प्स वहाँ पे कलेक्ट किए जाते हैं, ऐसा ऑफिस philatelic bureau. Okay. He founded the Empire of इंडिया फिलेटेलिक सोसाइटी. उन्होंने एक फिलेटेलिक सोसाइटी मतलब एम्पायर ऑफ फिलेटेलिक सोसाइटी का भी निर्माण वहाँ पे किया, इस्टेब्लिश किया, फाउंड किया. ही वेंट ऑन टू राइट मेनी बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट. और इस सब्जेक्ट के ऊपर स्टैम्प्स, इस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत से सारे बुक्स उन्होंने लिखे. ही गेव अ साइंटिफिक बेंट टू हिज हॉबी. उन्होंने अपनी हॉबी को, है ना, इन टिकट की मतलब जो पोस्टेज स्टैम्प्स हैं, है ना, उस वो कलेक्ट करने की हॉबी को एक साइंटिफिक बेंट वहाँ पे दिया, एक साइंटिफिक वे उन्होंने उसे बना दिया. ही प्लेड pivotal role in taking the study of Indian postage stamp to the international level. तो उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा रोल, क्रूसियल है ना, पोएटिक, पियोटल मीन्स इम्पोर्टेंट और क्रूसियल ऐसा रोल उन्होंने इस स्टडी को, पोस्टेज स्टैम्प की स्टडी को इंटरनेशनल लेवल पे वहाँ पे पहुँचा दिया. हैविंग स्टार्टेड हिज करियर एज अ पोस्टेज स्टैम्प कलेक्टर. उन्होंने अपना जो करियर वहाँ पे स्टार्ट किया था वो पोस्टेज स्टैम्प कलेक्टर, एज अ पोस्टेज स्टैम्प कलेक्टर उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था. लेकिन कूपर अचीव अ एक्सपर्टाइज ऑफ अ फिलेटेलिस्ट एट द इंटरनेशनल लेवल. आगे चल करके वो इंटरनेशनल लेवल के एक स्किलफुल पर्सन पोस्टेज स्टैम्प के बारे में बन गए. देन द पोस्टेज स्टैम्प ऑन जाल कूपर इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स टू अंडरस्टैंड हिज सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू दिस फील्ड. तो जाल कूपर उन्होंने पोस्टेज स्टैम्प का जो महत्व है ना, उसे समझाते हुए ये एक सोर्स, हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा सोर्स किस तरह से बनेगा ये भी उन्होंने बताया है. ओके, तो ये मतलब टिकट जाल कूपर का पोस्टेज स्टैम्प ये यहाँ पे बताया जाता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, दैट इज मटेरियल सोर्सेस. ओके, मटेरियल सोर्सेस. The following sources are included among the physical sources. That means material sources, physical sources, material sources. तो ये सारे वहाँ पे आते हैं. मटेरियल सोर्सेज एक वेब वहाँ पे बनाई गई है. कॉइन्स है मटेरियल सोर्सेज. प्लेस ऑफ वर्शिप, थिंग्स इन डेली यूज, देन रॉयल सील्स, ऑर्नामेंट्स, म्यूजियम्स, क्लॉथिंग, देन मॉडर्न आर्किटेक्चर. ये सारी चीज़ें मटेरियल सोर्सेज में आती है. ओके, जिनसे हमें मतलब इस मटेरियल से, ये फिजिकल सोर्सेज से हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है. द नेक्स्ट पेज इज देयर and in the next page the point is there, that is coin. okay, coin के जरिए हमें
हिस्ट्री की जानकारी कैसे मिलती है। वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ कॉइन्स एंड द चेंजेस इन द प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स। तो जो करेंसी नोट्स है, कॉइन्स है, जिनकी बदौलत हमें हिस्ट्री की जानकारी वहाँ पे मिल सकती है। किस तरह से मिल सकती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट्स द नोट को कौन प्रिंट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट करता है नोटों को। इट हैज़ अ हेड क्वार्टर इन मुंबई, और उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई के अंदर। ये कॉइन्स की पिक्चर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, है ना। 1 रुपए का कॉइन, 1 रुपीज कॉइन। हियर द information of the year is also 1970 year of printing this coin. Then the back side of the coin is there. Okay, 4 faces of the lion there. Then such a type of information about the coins are there. The coins from 1950 to those used at present, the metals used for making them, their different shape, the diversity of subject on them together help us to understand the important contemporary issue in India. That means coins to convey the message of population control, and coins communicating the इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर। तो कॉइन्स जो है, द कॉइन फ्रॉम 1950 टू दोज यूज एट प्रेजेंट, 1950 से लेकर आज तक जो कॉइन्स यूज किए जाते हैं वो द मेटल यूज फॉर मेकिंग देम। तो कॉइन बनाने के लिए मेटल का यूज वहाँ पे किया जाता है। दे आर डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप में वो कॉइन बनाए जाते हैं। द डाइवर्सिटी ऑफ सब्जेक्ट ऑन देम टुगेदर हेल्प अस। तो उनके ऊपर जो भी सारे सब्जेक्ट्स वहाँ पे दिए जाते हैं, है ना, उसमें डाइवर्सिटी होती है, विभिन्नता, अलग अलग ऐसे, है ना, डिफरेंट डिफरेंट ऐसे सब्जेक्ट वहाँ पे दिए जाते हैं जिनकी वजह से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट कंटेम्प्रेरी इशू इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर उस साल में कौन सा इम्पोर्टेंट इशू था जिसके बारे में हमें कॉइन्स से पता चलता है। यहाँ पे ईयर दिया होता है ना, कॉइन पे देखो 1970 ये ईयर दिया है, और साइड में पिक्चर कौन से, ये कॉन्स के पिक्चर है ना, है ना, किसे ग्रेन के कॉन्स के पिक्चर ये दिए गए हैं, मतलब ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो 1970 के दौर में, 1970 के दौर में एग्रीकल्चर का कुछ ना कुछ इशू इंडिया के अंदर चल रहा था, मतलब कुछ डेवलपमेंट वहाँ पे एग्रीकल्चर में होती होंगी। तो ये हमें बताता है कॉइन्स, ये इंफॉर्मेशन मिलती है कॉइन से। देन कॉइन्स कन्वे द मैसेज ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। कॉइन्स हमें कन्वे करता है पॉपुलेशन कंट्रोल का मैसेज, वहाँ पे दिया जाता है ना। पॉपुलेशन से रिलेटेड पिक्चर कॉइन के ऊपर डिपिक्ट की जाती है। एंड कॉइन कम्युनिकेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के बारे में बताता है, फार्मर्स के बारे में बताता है। कुछ कुछ कॉइन्स के ऊपर फार्मर्स की भी पिक्चर वहाँ पे डिपिक्ट की गई है। नेक्स्ट है वहाँ पे म्यूजियम। म्यूजियम, तो म्यूजियम में क्या इंफॉर्मेशन दी है देखो। म्यूजियम्स, ऑल स्टेट ऑफ इंडिया हैव, ऑल स्टेट ऑफ इंडिया हैव म्यूजियम्स। तो इंडिया के हर एक स्टेट में वहाँ पे करीबन म्यूजियम्स है दैट डिपिक्ट द कैरेक्टरिस्टिक एंड द कैरेक्टरिस्टिक स्टेक्स एंड डिस्प्ले द कल्चर एंड सोशल हेरिटेज ऑफ द स्टेट। तो जो म्यूजियम्स है वहाँ पे कल्चर, सोशल हेरिटेज उस पर्टिकुलर स्टेट के डिपिक्ट किए जाते हैं, यानी पिक्चराइज वहाँ पे किए जाते हैं, पिक्चर बनाए जाते हैं, और इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक वहाँ पे बताए जा सकते हैं। दैट मीन्स एक एग्जांपल हम वहाँ पे ले सकते हैं कि द छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम एट मुंबई। मुंबई के अंदर जो छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम है वहाँ पे अलग अलग तरह की जो पिक्चर्स हैं हम देख सकते हैं, कुछ चीज़ें देख सकते हैं, और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। रिजर्व बैंक म्यूजियम इन पुणे सिटी, पुणे सिटी में रिजर्व बैंक म्यूजियम वहाँ पे है, तो उससे रिजर्व बैंक की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट म्यूजियम्स, सम प्राइवेट कलेक्टर्स ऑल्सो सेट अप देयर ओन म्यूजियम्स। तो कुछ म्यूजियम जो है वो गवर्नमेंटल म्यूजियम में गवर्नमेंट ने बनाई हुई म्यूजियम्स है, और कुछ प्राइवेट कलेक्टर्स जो थे, मतलब ऐसे एंटिक चीज़ें जो होती हैं, जो पास्ट इवेंट की या पास्ट की कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी जो थिंग्स हैं उसे कलेक्ट करने वाले जो पीपल है, उन्होंने भी अपने खुद के कुछ प्राइवेट म्यूजियम्स बनाए हुए हैं।
दे आर बेस्ड ऑन डिस्टिंक्टिव सब्जेक्ट्स। तो अलग अलग ऐसे दूर दूर वाले सब्जेक्ट्स वहाँ पे लिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉइन्स, नोट्स, लैम्प्स एंड नट क्रैकर्स इन डिफरेंट शेप, क्रिकेट इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ों का म्यूजियम वहाँ पे होता है, जिसमें नट क्रैकर्स, ये आपको पता होगा नट क्रैकर्स, दैट मीन्स इफ बीटल नट इज देयर, जिसे हम कहते हैं सुपारी, पान के अंदर खाते हैं कुछ लोग है ना, बहुत ही हार्ड ऐसा नट एक फ्रूट वहाँ पे होता है, तो उसे क्रैक करने के लिए, उसे तोड़ने के लिए कुछ चीज़ें बनाई जाती है ना, तो उसे नट क्रैकर बना मतलब बोला जाता है। तो अलग अलग शेप के ये नट क्रैकर्स भी म्यूजियम में हमें देखने को मिलते हैं। Next point is there, that is oral sources. These sources include folk tales, folk songs, proverbs, ballad and ovis. Marathi, that means Marathi verse in the oral tradition. तो oral sources में क्या क्या आता है? folk tales आते हैं, है ना, जो कथाएं हैं वो, लोक कथा जिसे कहते हैं। उसके बाद फोक सॉन्ग्स, जो लोकगीते जिसे कहते हैं हम, वो। उसके बाद प्रोवर्ब्स, उसके बाद बैलाड्स एंड ओवीज। ओवीज मीन्स मराठी वर्स इन ओरल ट्रेडिशन। तो ओरल ट्रेडिशन में जो मराठी वर्सेस यानी पोएम्स जो थे उसे ओवीज कहा जाता है। एक्टिविस्ट वेयर इंस्पायर्ड बाय द पोवाड़ाज। तो पोवाड़ाज से बहुत से सारे एक्टिविस्ट वहाँ पे इंस्पायर्ड हुए। एक्टिविस्ट मीन्स वी कॉल इट फ्रीडम फाइटर और रिवोल्यूशनरीज, ओके, और द नेशनलिस्ट वी कॉल इट। तो ये सारे एक्टिविस्ट जो है वो पोवाड़ा सुनकर इंस्पायर हुए और उन्होंने ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट में वहाँ पे फाइट की थी। ऑफ लोक शायर अन्ना भाऊ साठे एंड शाहिर अमर शेख ड्यूरिंग द संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट। संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट में ये मतलब जो पोवाड़ा बनाने वाले है ना, या इस तरह के सॉन्ग्स बनाने वाले, इंस्पायरिंग सॉन्ग्स बनाने वाले जो पीपल थे, उनके नाम यहाँ पे बताए गए। लोक शाहिर अन्ना भाऊ साठे और शाहिर अमर शेख, ये संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट यानी यूनाइटेड महाराष्ट्र मूवमेंट, संयुक्त मीन्स यूनाइटेड महाराष्ट्र मूवमेंट वहाँ पे जो हुई थी उसमें ये दोनों शामिल थे और उन्होंने लोगों को इंस्पायर करने के लिए बहुत से सारे सॉन्ग्स, इंस्पायरिंग सॉन्ग्स वहाँ पे लिखे थे। देन द पार्ट इज देयर, दैट इज ट्राई दिस एज द एग्जाम्पल ऑफ हाउ सम इवेंट गेट रिफ्लेक्टेड इन लिटरेचर एंड हाउ पोएम how the poet perceives that event. Study the poem Avahan, written on the backdrop of the Sino-Indian War by the noted Marathi poet कुसुमाग्रज। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देते हुए अगर कहा जाए कि कुछ लिटरेचर्स, मराठी जो लिटरेचर्स हैं उनमें हिस्ट्री की जानकारी हमें मिलती है, कुछ इंस्पिरेशन वहाँ से मिलता है, तो जिसमें बताया जा सकता है कि पोएट ने कुछ प्रीवियस ऐसे इवेंट्स का स्टडी करके कुछ पोएम्स वहाँ पे लिखी, कुछ राइटिंग किया, कुछ लिटरेचर्स उन्होंने बनाए, जिसमें अवाहन नाम की एक पोएम है जो मराठी में कुसुमाग्रज नाम के जो राइटर हैं उन्होंने लिखी है। और वो किस बात के ऊपर लिखी गई है? तो साइनो इंडियन वॉर। तो साइनो इंडियन वॉर क्या है? चाइना और इंडिया का जो वॉर हुआ था, है ना, उसके बारे में सब स्टोरी ये राइटिंग पीस में, पोएम में, आवाहन में समझ में आता है। फाइंड पीसेस ऑफ लिटरेचर बेसिस ऑन कंटेम्प्रेरी इवेंट। तो उस टाइम के जो इवेंट है, जैसे भी कुछ इवेंट हुए थे उसके ऊपर के लिटरेचर आपको ढूंढने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑडियो विजुअल सोर्सेस। ऑडियो विजुअल सोर्सेस, ऑडियो विजुअल सोर्सेस में हम कह सकते हैं कि टेलीविजन, फिल्म्स, इंटरनेट आर कॉल ऑडियो विजुअल मीडिया। तो टेलीविजन, जो फिल्म्स है, इंटरनेट है, वो ऑडियो विजुअल मीडिया है। दैट मीन्स वी कैन हियर what the picture or what the character is saying there. We can see the picture and listen the sound there. It is audio visual source. तो ये सारे टेलीविजन, फिल्म्स, इंटरनेट ये ऑडियो विजुअल सोर्सेस हैं। Many डोमेस्टिक एंड फॉरेन टेलीविजन चैनल्स also come under this head. तो इसके अंदर में कुछ डोमेस्टिक, दैट मीन्स तो होमवर्क चैनल्स आर देयर लाइक दूरदर्शन, डीडी भारती, लोक भारती, इस तरह के जो चैनल्स है वो, और कुछ फॉरेन चैनल्स जैसे कि स्टार मूवीज, है ना। तो ऐसे जो फॉरेन चैनल्स है वो भी टेलीविजन के ऊपर बताए जाते हैं, जिनकी बदौलत
हमें हिस्ट्री की जानकारी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री चैनल है ना, ये फॉरेन चैनल है हिस्ट्री डिस्कवरी चैनल है ना, तो जिसकी वजह से हमें हिस्ट्री की जानकारी मिलती है ऑडियो विजुअल सोर्स थ्रू। देन फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट of India, FTII, Film and Television Institute of India. The government of India started the Film and Television Institute of India at Pune in 1960. 1960 में फिल्म इंडस्ट्रीज या फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट वहाँ पे पुणे में इस्टेब्लिश किया गया इंडिया के अंदर। देन an institute called Indian New Review has produced various news newsreels on important event in politics, social issues, art, sport and culture। तो इस फिल्म एंड टेलीविजन में जो भी सारे मतलब प्रोग्राम सीरीज वहाँ पे जो बनाए गए है ना, न्यूज रील्स वहाँ पे जो बनाए गए, वो कौन सी चीज के ऊपर बनाए गए, तो पॉलिटिक्स के ऊपर, सोशल इश्यूज के ऊपर, आर्ट के ऊपर, स्पोर्ट के ऊपर बनाए गए। This department has also produced various documentaries on uh, prominent social leaders। तो जो prominent social leaders हैं है ना, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ऐसे जो लीडर्स हैं उनकी डॉक्यूमेंट्रीज वहाँ पे बनाई गई, मतलब उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेकर उनके ऊपर कुछ फिल्म्स स्टोरीज बनाई गई। ऑन पीपल हु हैव मेड मेजर कंट्रीब्यूशन ऑन द फॉर द कंट्री, कंट्री के लिए बहुत बड़ा योगदान जो लोगों ने दिया है उनके ऊपर फिल्म बनाई गई। अबाउट इम्पोर्टेंट लोकेशन इन इंडिया, तो इंडिया के जो इम्पोर्टेंट लोकेशन है उनके ऊपर भी बनाई गई है। दिस न्यू रिलीज एंड डॉक्यूमेंट्रीज आर यूजफुल फॉर स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री की स्टडी करने के लिए ये सारी डॉक्यूमेंट्रीज या जो भी सारा रिलीज किया गया, न्यूज़ रिलीज किए गए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग्स वहाँ पे मानी जाती है। और ये FTII का लोगो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, नाउ द स्मॉल पार्ट इज रिमेनिंग देयर एंड टाइम इज ऑल्सो लेस देयर। ओके, वी विल कंप्लीट इट। ट्राई दिस। Which film from which films about patriotism do you know of? In your own words, write a review of one such film that you have liked। तो पेट्रियटिज्म के ऊपर जो भी फिल्म आपने देखी होगी उसके ऊपर कोई रिव्यू देना है। तो पेट्रियटिज्म के ऊपर बहुत सी सारी फिल्म्स वहाँ पे आई हुई है ना, जैसे कि द लीजेंड ऑफ भगत सिंह ये आई हुई है, उसके साथ साथ में जो भी कुछ होंगी, तो जो भी आपने देखी है उसके ऊपर आपको आपका रिव्यू देना है। टिल नाउ वी हैव सीन सम इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री के राइटिंग के कुछ सोर्सेस, इंपॉर्टेंट ऐसे सोर्सेस हम जानते हैं। तो द टाइम्स इन द 21st century are changing so rapidly that even these sources will prove to be inadequate। तो 21st सेंचुरी में बहुत से सारे सोर्सेस जानकारी के वहाँ पे आ रहे हैं, हमें हिस्ट्री की जानकारी बहुत से सारे सोर्सेस से हो रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये प्रूव किया है कि ये सारे सोर्सेस पर्याप्त नहीं है हिस्ट्री जानने के लिए। हाउएवर न्यू सोर्सेस आर कमिंग फोर्थ, जिसकी वजह से नए नए सोर्सेस आगे आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम लैंडलाइन टेलीफोन है ना, तो लैंडलाइन टेलीफोन का ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद टू सेल फोन, लैंडलाइन टेलीफोन से सेल फोन वहाँ पे आ गए, गैजेट कॉल पेजर, पेजर जैसे कुछ गैजेट्स वहाँ पे आ गए। केम अप फॉर कनेक्टिंग पीपल, पीपल को मतलब कनेक्ट करने के लिए, लोगों को कनेक्ट करने के लिए पेजर, मोबाइल, इस तरह की चीजें आ गई। बट इट डाइज आउट एज क्विकली एज इट हैड कम अप, जितनी जल्दी आते उतनी जल्दी ये खत्म हो रहे हैं। द ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इज यूज फॉर स्टडिंग हिस्ट्री। और इंटरनेट पे तो मतलब हिस्ट्री की जानकारी हमें बहुत ज़्यादा तौर पे मिल जाती है और हिस्ट्री की स्टडी हम कर सकते हैं। बट द ट्रूथ एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस इंफॉर्मेशन नीड टू बी वेरीफाइड, लेकिन उसकी सत्यता, ऑथेंटिसिटी है ना, ट्रूथफुलनेस वहाँ पे जान लेना जरूरी है, सच है मतलब झूठ है या गलत हिस्ट्री है। नाउ इट हैज़ बिकम कंपेरेटिवली ईजी टू स्टडी हिस्ट्री विथ द ऑल दीज सोर्सेज। तो ये सारे सोर्सेज से हम हिस्ट्री की स्टडी वहाँ पे कर सकते हैं। एज दीज सोर्सेज आर फ्रॉम द कंटेम्प्रेरी पीरियड, तो उस टाइम के ये सोर्सेज वहाँ पे हैं, दे आर इजीली अवेलेबल सिंस द सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री टचेस ऑल द एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ।
तो हमारी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को, हर एक कंटेंट को, हर एक पहलू को टच करने वाले सब्जेक्ट हिस्ट्री में है। एफर्ट फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ सच सोर्सेस आर मेड एट ऑल लेवल, और हर एक लेवल पे ये सोर्सेस को प्रिजर्व करना जरूरी है। वी शुड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस एफर्ट, और इस एफर्ट में ये सब चीज़ों को, ये सब सोर्सेस को प्रिजर्व करने के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन भी ज़रूरी है। मतलब ऐसी सारी चीज़ें जो हिस्ट्री की जानकारी देती है, तो उन्हें हमें भी प्रिजर्व करना चाहिए, हमें भी संभालना चाहिए, उन्हें ख़राब नहीं होने देना चाहिए।